संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। जियोपॉलिटिक्स में कि एक ऐसा दौर चल रहा है जहां वर्ल्ड का ये जो पावर है ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसे तो देखा जाए ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर टाइम ये जो पावर है दुनिया में एक कंट्री से दूसरे के पास जाता है, मगर ऐसा सिचुएशन मेनली क्रिएट होता है जब होता है वार। हिस्ट्री में आप कोई भी वार को उठा के देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वार है, ये दुनिया का जो पावर है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा चेंज करता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। इस बार का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा था उसमें हम लोग एक वन ऑफ द की रीजन ढूंढ सकते यूक्रेन और रशिया का वार। जबकि ये जो प्रोसेस है ये उससे पहले से ही चल रहा था। यूक्रेन और रशिया का वार एक ऐसा पॉइंट है जिससे जाके आगे पता चल गया कि वर्ल्ड में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कौन कौन कंट्री जो है वो आगे आ रहा है और कौन कौन कंट्री जो है वो पीछे जा रहा है। यूक्रेन और रशिया का वार जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि ये बहुत छोटा सा वार है और रशिया ये जो वार है इसमें बहुत जल्दी जीत जाएगा और यूक्रेन जैसा कंट्री इसको हार जाएगा। मगर प्रेजेंटली ये कंडीशन नहीं है। मगर इसके पीछे रीजन क्या है, कभी आप सोचे हैं? रीजन है यूएस। वर्ल्ड की हिस्ट्री में जब भी कोई कंट्री रशिया के अगेंस्ट में खड़ा होता है तभी वो कंट्री को एक नया दोस्त मिलता है और वो है यूएस। यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अगर यूक्रेन खुद अपने दम पे रशिया से लड़ता तो यूक्रेन को भी पता था ये वॉर बहुत पहले ही खत्म हो जाता और यूक्रेन हार जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। जितना भी यूएस का दोस्त था, साथ ही साथ यूएस अलायंस और साथ ही साथ यूएस का दोस्त भी इस वार में यूक्रेन को हेल्प किया। आगे जाके यूक्रेन को फंडिंग मिला, यूक्रेन को वार लड़ने के लिए एमुनेशन मिला और यूक्रेन ये वार अभी कंटिन्यू किए जा रहा है। मेनली वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ ये सारा वेस्टर्न कंट्रीज का जो दोस्त है वो भी रशिया को हेल्प कर रहे हैं, मगर वो लोग हेल्प कर रहे हैं कंडीशन बेस्ड। मगर कैसे, क्या है ये कंडीशन? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कंट्री लाइक पाकिस्तान जो अपना इकोनॉमी को संभाल नहीं सकता, वो जाके यूक्रेन में एमुनेशन सप्लाई किया। उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था आईएमएफ से बेल आउट, और यूएस ने पाकिस्तान को वो प्रोवाइड किया और पाकिस्तान ने जो आर्म्स है वो यूक्रेन को सप्लाई किया। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखें, ये दुनिया कभी भी यूनिपोलर मूवमेंट से चल ही नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई इसके अगेंस्ट में खड़ा होगा और मिनिमम एक बाइपोलर मूवमेंट दुनिया को चलाने के लिए जरूरत है, जो कि काफी अच्छा है। और आगे जाके हो सकता है कि इस मूवमेंट में एक और पावर या फिर एक और थॉट ऐड हो, जिससे जाके दुनिया का ये जो सोचने का तरीका है ये चेंज होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको पता चल जाएगा वीडियो में। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो दुनिया दो हिस्सों में बट गया था। कुछ कंट्रीज थे जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था, कुछ कंट्रीज थे जो यूक्रेन या फिर यूएस को सपोर्ट कर रहा था। ज्यादातर कंट्री अपना जो पोजीशन था वो क्लियर कर दिया था और दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया दुनिया के सामने आए और इंडिया बोले कि अपना सपोर्ट किसके साथ वो आगे जाके कंटिन्यू करेगा। मगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि पास्ट अगर हिस्ट्री चेक करे कि इंडिया को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए था। इंडिया का स्टैंड था कि अगर आप लड़ते हैं तो आपको अगर कुछ एड्स चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो यूक्रेन को इंडिया प्रोवाइड किया। जितना भी फर्स्ट एड हो या फिर वार के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसमें इंसान का जो सबसे ज़रूरत होता है वो सब कुछ यूक्रेन को इंडिया प्रोवाइड किया। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी भी यूक्रेन को ये नहीं बोला कि हम लोग आपको आर्म्स देंगे या फिर एमुनेशन देंगे या फिर फंडिंग करेंगे जिससे जाके आगे आप ये जो वार है ये कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा साइड में था रशिया। रशिया जो इंडिया का काफ़ी पुराना दोस्त है और हमेशा इंडिया के लिए स्टैंड किया है। इंडिया ने रशिया के साथ भी बात किया और इंडिया का रशिया को सजेशन था कि भाई वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, आप लोग आपस में बात करो और जितना जल्दी हो सके इसको निपटा लो, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है पूरा दुनिया में फैल रहा है और इसीलिए बहुत सारा कंट्री सफर कर रहा है। तो दुनिया में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा था। बहुत सारा कंट्रीज आगे जाके इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। ऑन द अदर साइड बहुत सारा ऐसे कंट्रीज थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मगर वो अपना सपोर्ट कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री को शो करके अपना जो पावर है उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा था। ऑन द अदर साइड बहुत सारा कंट्रीज ऐसे भी था जो दुनिया का जो सुपर पावर्स है उन लोग के अगेंस्ट में जाके वो लोग अपना जो सिग्नेचर है वो क्रिएट कर रहा था, जिसमें सबसे आगे था इंडिया। आप पूछेंगे कैसे, इंडिया ने क्या किया जिससे आपको ये पता चला? ऑब्वियसली आपको बताते हैं। मेनली जब भी ये वॉर स्टार्ट होता है तो हमेशा देखा जाता है जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपने तरफ से सैंक्शंस डाल देता है दूसरे कंट्री के ऊपर। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। यूएस और यूएस के जितना भी चमचे थे सब तुरंत एक्टिव हो गया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल दिया, क्योंकि रशिया का जो इकोनॉमी है उसको जितना जल्दी हो सके उसको नीचे लाना था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप दुनिया में देखें बहुत सारा कंट्रीज था जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। ऑन द अदर साइड वो लोग यूएस से भी झगड़ा नहीं करना चाहता था। इस टाइम में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया। रेवोल्यूशनरी स्टेप क्या कि इंडिया ने अपने तरफ से
यूएस के अगेंस्ट में जाके रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा और वही क्रूड ऑयल यूएस के जो अलायंस थे उन लोगों को बेचा। India's import of cheap Russian oil that reached a new high in May, surpassing the combined purchase from Saudi Arabia, Iraq and the United Arab Emirates and the United States as well. आगे जाके इंडिया ने एक बिजनेस डील किया, जिस बिजनेस डील में नॉट ओनली इंडिया, रशिया का भी इकोनॉमी को हेल्प मिला। ऑन द अदर साइड बाकी जो कंट्रीज थे वो धीरे धीरे इंडिया का ये जो स्टेप था ये फॉलो करता था, मगर उन लोगों को आपस में डर था कि भाई यूएस हम लोग के अगेंस्ट में खड़ा ना हो जाए। इंडिया ने ये बात क्लियर कर दिया था पहले ही कि हम लोग रशिया से डील कर रहे हैं क्रूड ऑयल को लेके। ऑन द अदर साइड इंडिया ने जब ये न्यूज पब्लिक किया था उस टाइम में कोई भी कंट्री इसको सोच भी नहीं सकता था। आगे जाके इंडिया को प्रॉफिट मिला और ऑन द अदर साइड इंडिया ने अपना सिग्नेचर क्रिएट किया और ये दुनिया का जो बाइपोलर मूवमेंट है उसमें एक और फैक्टर ऐड कर दिया। दुनिया में पावर शिफ्ट हो रहा था और ये एक क्लियर मैसेज था यूएस और रशिया के लिए। सबको पता चल गया कि भाई सिर्फ पावर रखने से नहीं होगा, पावर को कंटिन्यू करके और उसका ग्रोथ जो है वो जरूरत है। इंडिया के तरफ से भी ये मैसेज टोटली क्लियर हो गया कि भाई सिर्फ पावरफुल बनना नहीं है, पावरफुल बन के सबको साथ में लो और वही पावर को यूज करके आगे आप वो पावर को कंट्रोल करके आगे बढ़ता जाओ। अगर आप ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपका जो कंट्री है उसका ग्रोथ चलते ही जाएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बोला उससे 2 पॉइंट क्लियर हो गया। एक है आपको खुद को पावरफुल बनना पड़ेगा, आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप ये करते हैं उसके बाद अगर आपको पावर मिल जाता है तो आपको ये पावर कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये पावर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके आपका भी हालत कुछ सुपर पावर की तरह हो जाएगा। जिन लोगों का इकोनॉमी तो बहुत ऊपर है मगर ग्रोथ जो है कंट्री का वो बहुत ही नीचे है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आपके पास पावर आता है, दूसरे पार्ट में आपको वो पावर कंट्रोल करके दुनिया का विकास का सोचना है और वो पावर यूज करके आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ दूसरा कंट्री को भी आगे ले जाना है जो आपका फुटस्टेप फॉलो करे और हमेशा आपके साथ रहे। तो इस पूरा गेम का एक पार्ट है इकोनॉमी का ग्रोथ और दूसरा है वो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो हमेशा चलता रहे। मतलब आप अपना इकोनॉमी को अगर बड़ा इकोनॉमी बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, ऑन द अदर साइड उस इकोनॉमी का ग्रोथ हमेशा रहना चाहिए। तो आज के डेट में अगर दुनिया का बड़ा इकोनॉमी देखे तो हम लोग को सबसे पहले जो मिलता है वो है यूएस, उसके बाद है चाइना, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, फिर इंडिया, फिर यूके, फिर फ्रांस, उसके बाद इटली, कनाडा, ब्राजील। तो ये जो कंट्रीज है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इन लोगों का इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट साल में इकोनॉमिकल ग्रोथ चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये सारे जो सुपर पावर है इन लोग का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा है या फिर है या नहीं, और आगे जाके इन लोग का जो इतना कूदना है वो लोग जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। एक बार ये चार्ट देखिए 2022 का है जिसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो है इंडिया का 7%, उसके बाद है यूके का 4.1%, उसके बाद है इटली का 3.7%, फिर कनाडा आता है 3.4% और उसके बाद चाइना आता है 3%। और बाकी आप देख ही लीजिए कि एग्जैक्टली कौन सा कंट्री कैसा ग्रोथ कर रहा है। रशिया का जो परसेंटेज है वो हम लोग समझ सकते हैं कि सैंक्शंस और ये वॉर के वजह से हुआ है। ऑन द अदर साइड ये जो कंट्रीज जो अपने आप को सुपर पावर कहलाना पसंद करता है वो लोग सुपर पावर तो बन गए मगर फ्यूचर में वो लोग सुपर पावर रहेगा या फिर नहीं रहेगा इसमें थोड़ा सा डाउट है, और इसीलिए शायद मोदी जी ने ये बात कहा है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है। ऑन द अदर साइड पहले जो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तब दूसरे के साथ लड़ना है, इंडिया ने ये जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और इंडिया का कहना है लड़ो मत, एक साथ जुड़ो और आगे बढ़ो। आप इसको सबका साथ सबका विकास भी कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप ग्लोबली देखें तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। जिस कंट्री को जो जरूरत है उस कंट्री के साथ कनेक्ट होकर इंडिया एक चेन क्रिएट करे जो आगे जाके नॉट ओनली इंडिया को हेल्प करेगा ग्रो करने में, ऑन द अदर साइड इंडिया उस कंट्री को हेल्प करेगा कि अगर वो कंट्री आगे आता है तो वो कंट्री इंडिया को भी हेल्प कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 2014 के बाद से इंडिया में जो भी कंट्री के साथ जुड़ा है उसमें इंडिया हर टाइम एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया है जिसमें उस कंट्री का भी ग्रोथ हो साथ ही साथ इंडिया का भी ग्रोथ हो। बहुत सारा सुपर पावर्स ऐसे है जो हमेशा अपना सोचता है और वो अपने साथ सिर्फ उसी को जोड़ता है जहां से उसको फायदा मिले।
ऑन द अदर साइड इंडिया ने ये जो टेक्निक है इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दिया। इंडिया अपने तरफ से हमेशा जिस कंट्री को भी जब भी ज़रूरत पड़े उस टाइम में स्टैंड लिया है और उस कंट्री को हेल्प किया है। पास्ट में अगर आप जाकर देख ले कि कोई भी कंट्री में वार हो रहा है या फिर कोई भी कंट्री में कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ है, जब वो कंट्री को सपोर्ट चाहिए था उस टाइम में इंडिया उसका साथ दिया है और ये डिसीजन इंडिया के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव में इंडिया में राउंड अबाउट 110 कंट्रीज में अपना जो वैक्सीन था वो सप्लाई किया है और पैंडेमिक के टाइम जब सारे कंट्रीज छुप के बैठे थे घर में, उस टाइम में इंडिया आगे जाके दुनिया का जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने में वन ऑफ द की प्लेयर बन के आगे आया है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें दुनिया के पास एक मैसेज काफ़ी क्लियर था कि आगे जाके ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो सुपर पावर्स है इन लोग का जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट होके बहुत सारा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था जो पहले नहीं था। यही फॉर्मूला का नेक्स्ट स्टेप था G20। G20 में बहुत सारा एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करना। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज है और दुनिया हमेशा ये सब कंट्री को आगे बढ़ने नहीं देता है। ऑन द अदर साइड इंडिया ने इन लोगों के लिए स्टैंड लिया और अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया ताकि आगे जाके ये जो 55 कंट्रीज है ये लोगों का विकास हो और ये लोग दुनिया का जो डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, साथ ही साथ अपना कंट्री का ग्रोथ कर पाए। तो नॉट ओनली दिस स्ट्रेटजी, अगर आप लास्ट 10 साल में इंडिया ने जितना भी डिसीजन लिया है उन लोगों कोई भी एक उठाइए तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया हमेशा वो कंट्री के साथ रहता है जिसका इंडिया का जरूरत है। ऑन द अदर साइड इंडिया को भी उसका जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन रहा है उसमें आप एक बार देखिए इंडिया ने क्या किया है। अगर आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना है तो आप आई बटन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं जो मैं पहले ही आपके लिए बनाया था। ऑन द अदर साइड इंडिया से यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉट ओनली इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उन लोगों को हेल्प करेगा, साथ ही साथ दुनिया का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर में। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पावर जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और दुनिया में सारा कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहा है या फिर बहुत सारा कंट्रीज इसमें बहुत आगे निकल गया है। मगर ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है इसमें दो फैक्टर काम करता है। एक, आपके कंट्री के पास कितना नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आगे जाके जो न्यूक्लियर पावर है उसको हेल्प मिलता है। ऑन द अदर साइड, अगर आपके कंट्री के पास ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तो आपका कंट्री एग्जैक्टली वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में कहाँ बिलोंग करता है। अगर आपके कंट्री में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है तो आप भी ये जो वर्ल्ड में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर अगर आपके कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेस है तो आप भी ये वर्ल्ड में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने पास पावर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया व्हाट अबाउट दोज कंट्री जिन लोगों के पास ये दोनों में से कोई नहीं है। बात सही है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके कंट्री को आप कैसे आगे ले जा पाएंगे। तो इसका भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप अपने कंट्री में कोई सामान बना नहीं पा रहे हो तो दूसरा कंट्री से लेके ट्रेड करो और अपने कंट्री को एक बिजनेस हब में कन्वर्ट करो, जिससे आगे जाके आपका जो कमीशन है वहाँ से निकलेगा। ऑन द अदर साइड दुनिया में जब भी कोई कंट्री को कुछ सामान का ज़रूरत होगा तो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल का ज़रूरत था, इंडिया ने अपने तरफ से क्रूड ऑयल बेचा और वही क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा जिसको उस टाइम में इकोनॉमिकली सपोर्ट चाहिए था ये क्रूड ऑयल बेच के। तो इंडिया ने अपने तरफ से अपना जो डील है वो पक्का किया और अपना जो प्रॉफिट है उससे अर्न किया। अगर आप अपने कंट्री में भी ये कर सकते हो तो आपका कंट्री में भी प्रॉफिट आएगा, जिससे आगे जाके आपका कंट्री का भी ग्रोथ होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बेचना आता है तो आप कमा भी पाओगे और अगर आप ठीक तरह से कमाओगे तो अपना जो कंट्री का इकोनॉमी है उसका ग्रोथ भी आप बना पाओगे। अगर आपका ग्रोथ होगा तो आपको दुनिया फॉलो करेगा और ये जो वर्ल्ड में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री आपका हमेशा दोस्त नहीं रहता है। अगर आप कोई भी कंट्री को बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके आपका भी जो कंट्री है वो सीरिया या फिर यूक्रेन बन जाए और आपको पता नहीं चलेगा, ये आपका दोस्त का कारनामा रहेगा। इंडिया का मैसेज इस टॉपिक में काफ़ी क्लियर है कि अगर आपको साथ आना है तो ऑलवेज वेलकम,
और अगर आप दोस्त नहीं बन सकते हो, दुश्मनी करोगे, तो हम लोग एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आगे जाके आप कटोरा लेके वर्ल्ड टूर करते ही रहोगे। सुपर पावर का फ्यूचर को पता नहीं, मगर पावर एक ऐसा चीज है जो हमेशा दुनिया में था और हमेशा दुनिया में है और हमेशा दुनिया में रहेगा। बाकी आप अपना क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें और कैसे ये पावर को कंट्रोल में रख के आगे बढ़े, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस बार आप जरूर सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मेरे जैसा एक क्रिएटर को फीड करेंगे। तो आपका जो ये सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना, ये हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो में और भी बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।